उसमें हम लोगों को दो दो तरह के डाटा होते हैं। ओके, दो तरह के डाटा होते हैं मीन्स व्हाट, एक डाटा होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। ओके, तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, द डाटा विल यू गैदर कंसिडर एनालाइज नीड्स, जिसके अंदर हम लोग को पॉपुलेशन प्लेस विच इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जहां से हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। और अगर हमको बहुत ज्यादा यानी हमको डिफर करना पड़ेगा, अभी जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना रेगुलर नीड्स के बेस पर, यानी हम लोग लाइफ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। ओके, क्योंकि हमको पता है कि अंदर क्या चल रहा है, इंटरनली क्या चल रहा है। ओके, और एक्सटर्नली डाटा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा की डिटेल्स हमको कहाँ से मिल जाती है, ऑनलाइन मीडिया से, यूट्यूब से समझ लीजिए, या जर्नल से, या कोई डॉक्यूमेंट से, या कोई वेबसाइट से, है ना, या किसी मैगजीन से। तो ये हमारा हो जाता है सेकेंडरी डाटा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डाटा एक्विजिशन? The data acquisition is a process gathering or measuring a information. हमको क्या करना है, मेजरिंग का डाटा कलेक्ट करके हमको क्या करना है, उसका मेजर करना है कि ये साल कितना हुआ था, वो साल कितना होगा, है ना, ये महीने में इतना प्रॉफिट हुआ तो अगले महीने में कितना होगा, ये महीने में लॉस हुआ तो अगले महीने में कितना होगा। उतार चढ़ाव है ना, तो उतार चढ़ाव के रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनको हम कहते हैं डाटा एक्विजिशन। अब जरूरी नहीं है कि जो भी डाटा है वो सिर्फ हम लोगों को प्लस माइनस करने से मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है आगे की रिसर्च वर्क में इन अवर पीएचडी लेवल, तो उसमें हम क्या करेंगे, ईयरली वाइज डेटा लेंगे, ये साल में इतना हुआ, ये साल में इतना हुआ, ये साल में इतना हुआ। अगर हम इकोनॉमिकल फील्ड में है तो हम उसका ग्राफ वर्क में बताएंगे, अकाउंटिंग फील्ड में है तो हम कंपैरेटिव करके बताएंगे, और अगर हम दूसरे फील्ड से भी है तो भी हमको ट्रेंड एनालिसिस का डेटा बताना पड़ेगा कि इतना परसेंटेज कम हुआ, इतना परसेंटेज ज्यादा हुआ। ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा फॉलोइंग अ टू टाइप। देखिए क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा क्या कहलाता है, द टाइप ऑफ डाटा इज बेसिकली डिस्क्रिप्टिव नेचर and a bit difficult to analyze. This type of data can be classified into the category on the physical attribution and the objectives. ऑब्जेक्ट को हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। करेक्ट, अभी हम जिस तरह से मैंने कहा कि मैं फेस कर रही हूँ नेटवर्क इशू, है ना, तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप लोग क्या कर सकते हो, आप खाली अज्यूम कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आई होगी, ये सिचुएशन हुई होगी एट योर इमेजिनेशन। और जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, लाइक रेगुलर कलेक्ट करते हैं डाटा, जो हम ऑब्जर्व करते हैं यानी हम अपने आप में महसूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव डाटा। ठीक है, यानी हम उसको क्या करेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे। अभी समझ लो कोई आप रास्ते में जा रहे हो, कोई हार्डली सिचुएशन ऑकवर्ड होगी, एक ग्रुप आप दिखाई देगा, आप पूछोगे ना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो बोलेगा अरे यार एक्सीडेंट हो गया, अरे क्या हो गया, किसका था, आदमी था, औरत थे, कैसे हुआ, किसने मारा, किसको करा। तो आपने इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करी, ऑब्जर्व करके और लोगों का ग्रुप बना के इकट्ठा करके। ओके, आपने न्यूज चैनल पे नहीं देखा, ये आपने क्या किया, खुद लाइव ऑब्जर्व किया, तो ये हो गया आपका कलेक्टिव डाटा। अगर यही चीज अगर आपको बोलेंगे कि यहाँ पर इतने बजे मतलब लास्ट टाइम पे इन अवर एरिया रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, तो आप लोगों को, मुझे पता है कि लैंडस्लाइड कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, आपको इसके बारे में डिटेल कहाँ मिला, न्यूज से, मीडिया से, न्यूज़पेपर से, यूट्यूब से, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन कलेक्शन ऑफ डाटा है, किसी ने उसको बहुत अच्छे से राइट किया कि इसमें ये प्रॉब्लम हुई थी, ये सिचुएशन ऑकर्ड हुई थी, हैवी रेन था, या फिर बहुत ज्यादा ओल्ड एरिया था, अनडेवलप्ड एरिया था। तो इन सब चीजों के क्राइटेरियाज की डिटेल्स हमको जो न्यूज चैनल से, न्यूज़पेपर से, जर्नल से, या हमको कोई मैगजीन से प्रोवाइड होती है, उससे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। क्या कहते हैं हम, क्वांटिटेटिव डाटा, क्योंकि हम एक जगह से नहीं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन 10 अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। अभी अगर आपको मैंने कहा कि नोट्स देखने हैं, तो आप देखोगे कि आपके एमपेट की सेम चीज का, सेम टॉपिक का कोई और सर का ऑथर का बुक अलग है, मेरा बुक अलग है, किसी और ऑथर का बुक अलग है।
है ना। तो आप क्या करोगे, तीनों से जो आपको इजी लगेगा, यहाँ से भी ये उठा लिया, यहाँ से ये उठा लिया, यहाँ से ये उठा लिया, आपके ब्रेन में जो इजी पड़ गया आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव डाटा। गॉट इट? इतना आपको समझ में आया है? ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, अब आएंगे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस पे। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, थोड़े से हम चाइल्डहुड में चले जाते कि 5th स्टैंडर्ड के तरीके से हम लोगों को होता था, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैडम ये कब होगा, बिकॉज ये जो है ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स जो है हमको 5 मार्क्स हमको कैसे ना कैसे, यानी 5 क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो सब में पहला होता है टेबल चार्ट। टेबल चार्ट कैसा होता है देख लीजिए, मैं लास्ट पेज थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। टेबल चार्ट यानी आपको टेबल के थ्रू से इंफॉर्मेशन दी गई है कि देखिए अभी क्या दे रहा है, परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन 2019। 2019 का एज ग्रुप का डाटा आपको दिया जा रहा है, जिसमें पहला दिया हुआ है कंट्रीज के नेम, यानी सिटीज के नेम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे। अब अप टू 20 और 20 टू 30, 30 टू 40, ये क्या दिया है, एज ग्रुप दिया है। यानी 20 से ऊपर लोग कितने हैं, 20 से 30 के बीच में लोग कितने हैं, 30 से 40 के बीच में लोग कितने हैं। ठीक है, तो अब हम अंदाजा लगा के बता रहे हैं कि दिल्ली में 12 है, फिर 20 से 30 के 15 है, 30 से 40 के 25 है। तो ये आपने क्या किया, डेटा जो है ना एक टेबल टेबल के थ्रू से बनाया, कलेक्ट इंफॉर्मेशन लाइक मेकिंग अ टेबल। तो ये आपके लिए क्या हो गया, टेबल हो गया। अच्छा, इसके ऊपर आपको क्या पूछेगा, इसके ऊपर आपको बोलेगा कि इसका हिस्टोग्राम भी बना के बता सकते हो, या तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा, इन विच ग्रुप द नंबर ऑफ पीपल एज बिटवीन 20 टू 30 आर ह्यूज, है ना। यानी सब में ज्यादा नंबर वाले एज ग्रुप के कितने लोग बनते हैं, तो आप क्या करोगे, 20 लोगों का पूरा टोटल मारोगे, 20 से 30 के लोगों का पूरा टोटल मारोगे, 30 से 40 के लोगों का पूरा टोटल मारोगे। फिर वो बोलेगा कि कंपेयर करके बताओ दिल्ली में ज्यादा है कि मुंबई में ज्यादा है, पूछ सकता है बेंगलुरु में ज्यादा है कि मुंबई में ज्यादा है, सब में कम पॉपुलेशन वाला कौन सा मतलब कौन सी एज ग्रुप था, कहाँ की कंट्री का मतलब कहाँ की सिटी का था। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं टेबल चार्ट। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, पहले मैं आपको सारे मीनिंग्स एक्सप्लेन कर दूं, जिस तरह मैंने लास्ट टॉपिक में भी किया था। एक बार आपको मीनिंग पता चल जाए कि टेबल चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड यू कि हम क्या कहना चाहते हैं। गॉट इट? यस मैडम। ओके, नाउ एक अनदर पेज लेते हैं, डॉक्यूमेंट, सेकेंड। अभी ये पेज देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, पहले हम आ जाते हैं हिस्टोग्राम पर। ओके, तो हिस्टोग्राम क्या होता है, देखिए ये हमने देखा, जो हिस्टोग्राम देखा है ना, जो जीरो से लेके स्लिपिंग लाइन जा रही है, जिससे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जिससे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जीरो से लेकर 70 तक जो है वो एक्स एक्सिस है, जिसमें हम एज इन ईयर डिफाइन कर रहे हैं। जीरो से लेके 20 तक का जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस। अब हिस्टोग्राम क्या होता है पता है, यानी जो लाइन आपको दिख रही है वो देखिए 25 और 35 की लाइन एक दूसरे के साथ मिक्स है ना। तो 35 की लाइन और 45 का ग्रुप आप क्या करो, मिक्स कर रहे हो। 45 के ग्रुप की लाइन और 55 के ग्रुप की लाइन भी आप क्या करो, मिक्स करो। मैं एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये पेन, जो पेन के थ्रू से मैं आपको बताती हूँ, ये लाइन दिख रही है आपको, ये मिक्स है ना। ये लाइन फिर यही जॉइन लाइन कंटिन्यू करके फिर हम ये लाइन बना रहे हैं, फिर यही लाइन कंटिन्यू करके फिर हम क्या बना रहे, ये बना रहे, यही लाइन कंटिन्यू करके ये बनाया, यही लाइन कंटिन्यू करके ये बनाया। तो ये जो हमने बनाया इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि अगर वो पूछ रहा है हिस्टोग्राम, तो आपको फिगर अगर बनाने का तो नहीं आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेगा कि इन विच एज ईयर ऑफ डाटा आर इक्वल टू होम, यानी कौन सी एज ग्रुप का डेटा जो है एक दूसरे के साथ इक्वल है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो 35 से 45, 45 से 55 एज का। गॉट इट? समझ में आया? सब में कम डेटा ऑफ एज किसका दिखा रहा है, तो 25 से 35 का दिखा रहा है ना। ये चीजें आपकी समझ में आई? यस मैम। हाँ मैडम।
अभी हम आ जाते हैं बार चार्ट पे, ठीक है। मैडम एक बार फिर से बताओ ना। हाँ सर बोलिए। हेलो मैम, क्वेश्चन में वहाँ पे ग्राफ दिया रहेगा क्या? हाँ ग्राफ दिया रहेगा, क्वेश्चन पे ग्राफ दिया रहेगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको है ना ग्राफ के जो अलग अलग अन्य प्रकार है, मेरा मराठी थोड़ा शुद्ध नहीं है, मैं आपको हिंदी शुद्ध भाषा में सिखा सकती हूँ। तो ट्राई करूंगी कि आप लोगों के साथ मराठी सीख जाओ। तो जो मेरे मराठी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं बता रही हूँ उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली समझ ले, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कोशिश करूंगी कि आपको मराठी में भी प्रोवाइड हो जाए। ओके, तो देखिए मैडम इसको एक बार प्लीज, हाँ एक हाँ बार मैं कर थोड़ा रही हूँ। शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ देखिए, हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन डाटा हम बना रहे हैं ना, जो भी ओके हमारा लाइन डाटा है, ये देखिए मैं अभी पेन से आपको बता रही हूँ। अभी देखिए 25 से 35 एज का डेटा कितना था, 5 तक का था, है ना। 25 से 35, हाँ ओके बोलिए। मैडम। हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो है 35 से 45 एज ग्रुप के कितने लोग थे, 20 लोग थे। ओके, ओके 35 से ये कितने थे, 20 लोग थे। फिर ओके 45 से 55 में 20 लोग थे। तो ये ओके जो है ना, तो आपको ये ग्राफ दिखाने के बाद क्या पूछेगा मालूम है, आपको ये ग्राफ दिखाने के बाद बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन से दो डेटा जो है वो बराबर है। तो आप लिख सकते हो 35 से 45, 45 ओके से 55 के एज ग्रुप बराबर है ओके। ना। तो और अगर इसमें ये भी सवाल कर सकता है कि 25 से 35 का कम, यानी सब में कम किसका है, तो आप लिख सकते हो 25 से 35 का डाटा जो है कम है। ओके ठीक है, नाउ अभी हम आ जाते हैं बार ग्राफ पे। ओके ओके, अभी हम आ गए हैं बार ग्राफ पे। सॉरी, एक्चुअली मेरा स्क्रीन कट हो गया। आई जस्ट कंटिन्यू विथ स्क्रीन, वेट। हाँ, ओके, नाउ अभी हम आ गए हैं बार चार्ट पे। अब बार चार्ट कैसा होता है, देखिए मैं आपको बार ग्राफ बता देती हूँ। तो बार ग्राफ के लिए सेम चीज आपको, देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो, हिस्टोग्राम और बार डायग्राफ सेम होता है, लेकिन अलग अलग होता है। बार में जो है ना, जो डेटा है ना जो हमने बनाया वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी एक का चार्ट अलग, नंबर 2 की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अलग, 3 का दिखाया वगैरह अलग, 4th का अलग, 5th का अलग। देखो हमने मिक्स नहीं किया 1 से 2 को, 2 से 3 को। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि बार डायग्राम क्या होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस मैम। ना, उसके बाद आ जाते हैं लाइन चार्ट पे। मैं अनदर आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अब हम आ गए हैं लाइन चार्ट पे। I would like to request the co-host, yeah, means host, please add the persons because it will be effect on my screen. Okay. Now, अभी देखिए लाइन चार्ट आपने क्या किया मालूम है, अभी हमने क्या बनाए थे, बॉक्सेस के जरिए बनाए थे ना। अब लाइन के जरिए अगर आप डेटा बता रहे हो 0 से 10, तो 10 पे आपका लाइन है, 10 से 20, 20 से 30, तो आपका एवरेज डेटा जो लाइन के थ्रू से बताया जाता है कि 0 पे, सॉरी 10 पर जो है कितना जाना चाहिए, 5 के बीच में होना चाहिए, 20 से 10 से 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप डॉट देखने जाओगे, मैं आपको पेन से बता देती हूँ, ये देखिए आपको डेटा ऐसा दिया जाएगा। ओके, ये देखिए ये ऐसा है ना। तो ये किस में आ रहा है, 0 से 5 के बीच में टिक हो गया, फिर ये 5 से 10 के बीच में हो गया, फिर ये 10 से 15 के बीच में हो गया, फिर ये किस में चला गया, 15 से 20 के बीच में चला गया, फिर ये एग्जैक्ट 30 पर आ रहा है, फिर ये एग्जैक्ट 40 पे जा रहा है। तो ये जो चीज है, ये पॉइंट को आपने मिक्स किया और लाइन बनाई, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन चार्ट। उसे हम क्या कहते हैं, लाइन चार्ट। अच्छा, सब में सिंपल, सब में सरल और सब में इंपॉर्टेंट डाटा जो है हमारा होता है पाई चार्ट, जिसका कैलकुलेशन करना सब में इजी हो जाता है हमारे लिए। ज्यादातर आपको हिस्टोग्राम नहीं, सॉरी, बार ग्राफ या पाई चार्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो या क्वेश्चंस जो मेरे पास से होंगे, तो ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा आप बार चार्ट और पाई चार्ट को सॉल्व करने की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पाई चार्ट की तरफ। पाई चार्ट आपको इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, एक सर्कल। हम सब जानते हैं कि दुनिया गोल है, तो सर्कल भी एक क्या है, गोल है। तो सर्कल के अंदर का जितना भी डिग्री होता है, पूरा के पूरा डिग्री होता है, वो ऑलवेज 360 कितना होता है,
180 का। ओके, वैसे ही हमारा, सॉरी 180 है, ये 180 है। ओके, उसी तरह 1/4 हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, तो इसीलिए 1/4 कितना है, 90 डिग्री का। अब अगर आप 4 ऐसे ही करते जाओ पूरा, ये देखो इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दो, तो देखो 90 90 90 90, तो हो गया 360। गॉट इट एवरीवन? तो यस मैडम, एनी डाउट? I would like to other Ma'am, members. please repeat again. Repeat again, ma'am. Pie Yeah, I chart. will Repeat again. okay, no issue, I will repeat it over. Just can I repeat over? Okay, देखिए एक जो सर्कल होता है ना, ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि जो सर्कल होता है वो पूरा कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। ठीक है, अभी अगर हम ये सर्कल को हाफ कर देंगे तो ये हाफ सर्कल हमेशा 180 डिग्री का होता है। अगर आप ये पढ़ने जाओगे ना, तो लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो 180 डिग्री में हाफ हो गया। अब 1/4 अगर हम करने जाएंगे तो 1/4 सर्कल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का 90। होता है। देखिए 90 90 के अगर आप 4 बना लो, तब जाके वो क्या बन जाएगा, 360 का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या करेगा मालूम है, अभी आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 4 पार्ट में ही कन्वर्ट करेगा। एक सर्कल के हम अनेक प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिमेम्बर रखे वो 10 टुकड़े करेगा या 8 टुकड़े करेगा या 5 टुकड़े करेगा या 2 टुकड़े करेगा, उसका सबका टोटल कितना होगा, 360 होगा। उसका टोटल कितना होगा, 360 होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, नाउ अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा हो तो आप सब में पहला लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ एनी सेक्टर, तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ द सेक्टर अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू। ओके, उसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ द सेक्टर अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू। ठीक है, अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ एक और एक चीज करती, देखिए नीचे एक और एक फॉर्मूला था। अगर वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एनी सेक्टर, वैल्यू ऑफ एनी सेक्टर तो क्या आएगा, एंगल ऑफ द सेक्टर अपॉन 360 इंटू टोटल वैल्यू। ठीक है, मैम अभी कौन सा वाला बताया आपने? देखिए ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए। सर्कल के नीचे जो एक फॉर्मूला है, इफ द डेटा गिवन इन द पाई चार्ट इज स्पेशलाइज्ड इन द डिग्री, देन वैल्यू ऑफ एनी सेक्टर इक्वल टू एंगल ऑफ द सेक्टर अपॉन 360 डिग्री इनटू टोटल वैल्यू। मैडम आराम से बताइए ना फॉर्मूला थोड़ा। ये देखिए नीचे लास्ट लाइन लिखा हुआ है मैडम, ये देखिए। ओके। ठीक है, नहीं मतलब हाँ, आपको हाँ। बता रही हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, आप देख ले आराम से। मैम फर्स्ट फार्मूला। यस, फार्मूला Read it. दिख नहीं रहा है मैडम। मैं बता रही हूँ, लिखिए टोटल वैल्यू ऑफ एनी सेक्टर, ये रहा फॉर्मूला। टोटल वैल्यू ऑफ, ये देखिए मैंने येलो पेन से अंडरलाइन किया, टोटल वैल्यू ऑफ एनी सेक्टर इक्वल टू एंगल ऑफ दैट सेक्टर अपॉन 360 डिग्री इनटू टोटल वैल्यू। मैम एग्जाम्पल प्लीज। हाँ मैं दे रही हूँ, एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। आपके सर्कल आपके सामने, पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लें, फिर मैं आपको एग्जाम्पल सब बता देती हूँ कैसे करना है। मैडम मेरी मीटिंग लग भी नहीं रही थी मैडम। कोई मतलब शायद नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं, अभी है ना, अभी जैसे स्टार्ट हुआ है। और अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप देख सकते हो, कुछ ज्यादा पीछा नहीं छूटा है आपका, सिर्फ 1-2 पॉइंट ही हुए हैं, तो आप ये समझिए अभी हुआ है।
मैम सेकंड फॉर्मूला। हाँ, जस्ट वेट, सेकेंड फॉर्मूला, वेट, ये देखिए, परसेंटेज ऑफ द डेट सेक्टर अपॉन 100 into total value. Repeat, ma'am. Percentage of, पहले लिखना है, value of any sector equal to Value of any sector equal to percentage of that sector percentage of that sector we want to say upon 100 into total value. मैम आप स्क्रीनशॉट निकालने लगाओ ना उनको। हाँ ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात के लिए। चलिए अभी इसका एग्जांपल्स हम कर लेंगे, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, ताकि क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन का हिस्सा जो है ना वास्ट है, और आगे मैंने सम्स आपके लिए रखे हैं, ओके, एक्सप्लेन करने के लिए और आपको समझाने के लिए, तो हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। अभी हमने क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा हमने सीख लिया है, अब हम नए पेज पर आ जाते हैं। हाँ देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो देखिए अभी यहाँ पर आपके एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल शुरू कैसे हो जाते हैं, देखिए इसमें सॉल्यूशंस है, बट आप लोग यानी ये जो फॉर्मूला से खाली बताया गया है, ये खाली मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर जब मेरा हुआ था इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो है मीन का जो दिया रहता है, इंटरवल्स दिए रहते हैं। तो देखिए मीन के लिए आपको पहली लाइन यहाँ पे दे रही है, क्लास इंटरवल ऑफ डाटा 1 2 2 3 4 4 5 5 is 1 2 5 or 1 5, where 1 is a lower class limit and 5 is a upper class limit, ठीक है। तो हम लोगों को उससे पहले क्या करना रहता है, क्लास मार्क निकालना होता है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला कैसा हो जाता है, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। अब अपर क्लास इसमें दिया हुआ है 5 और लोअर क्लास आपको दिया हुआ है 1, ठीक है। तो अब जब अगर आपको क्लास मार्क पता करना होगा तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6/2। तो 6/2 का आंसर क्या आ जाता था, 3 आ जाता था। तो ये आपका क्लास मार्क, यानी बीच में डिफरेंसेस कितने आते थे, 3 के डिफरेंसेस मिलते थे। अच्छा, ये जो चीज है ना क्लास इंटरवल, यानी 1 से 5 तक रखना, लोअर लिमिट जो है 1 से स्टार्ट होगी एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास तो 5 होगी। तब ये सिंगल डेटा दिया हुआ है, जब आपको डबल का डेटा दिया रहता है ना, तब आपको ये क्लास इंटरवल करना होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसमें से सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना है। देखिए मीन बार का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया ना, देखिए मैं पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। मीन बार का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सिंगल लाइन का डाटा रहेगा तो हम लिखते समेशन x/n और मीन बार इज इक्वल टू समेशन fx/f। सेम वैसे ही मीडियन का फॉर्मूला, अगर हमारी डिजिट ऑड नंबर्स में आती है तब हम लेते हैं n+1/2, और अगर हमारे इवन नंबर में आती है तब हम लेते हैं n/2 आइटम। ओके, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, सारे इसके एग्जांपल्स मैं अभी आपको कराऊंगी आगे जाके। ओके, अभी परसेंटेज का मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज का परसेंटेज लगाना है, मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था 200 का 30%, तो आप लोगों को बताया था 200 × 30/100। सेम वैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल बता रहा है 50% ऑफ 30, तो आप क्या करोगे 30 × 50/100, फिर एक 0 से एक 0 बता देती हूँ मैं एक बार, वरना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये एग्जांपल सॉल्व है, एक्चुअली आई हैव अ नेटवर्क इशू, तो मैंने अपना लैपटॉप पे कनेक्ट करके कंप्लीट नहीं हो पाया है, सो दैट्स वे आई जस्ट एक्सप्लेन ओवर हियर।
देखिए अभी मैं आपको बता देती हूँ पेन से। ये देखिए आपको दिख रहा है 30% ऑफ 50, तो उसने क्या किया 30 इंटू 50 अपॉन 100। ये 50 का एक जीरो कट हुआ, 100 का एक जीरो कट हुआ, फिर ये 30 का एक जीरो कट हुआ, नीचे से एक जीरो कट हुआ, बचा क्या 3 फाइजा, तो 3 फाइजा आंसर क्या आ गया 15। क्या आ गया 15। Got it everyone? अब सेम ऐसे 50% ऑफ 30, 50% ऑफ 30, तो आप क्या करोगे 50 इंटू 30 अपॉन 100, जिसमें से आप एक जीरो कट, एक जीरो कट, 5 3 जा 15 आंसर। गॉट इट एवरीवन? ये आपको कॉपी नहीं करना है, खाली जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। आगे जाके सम्स में हम लोग करेंगे और देखेंगे कि केबीसी खेलेंगे, ठीक है? क्लियर मैडम। ओके, नाउ अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा 4th पेज का था। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डाटा इन्वॉल्विंग परसेंटेज। देखिए ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी मैंने आपको लिखा के दिया है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। 4th पेज भी हो गया है आपका। नाउ आई एम गोइंग टू बी द 5th पेज। 1 2 3 4 5। ओके, नाउ पहले हम आ जाते हैं एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, सम ऑफ द ऑल आइटम इन द ग्रुप, नंबर ऑफ आइटम इन द ग्रुप। ओके, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला भी मैंने आपको कल लिखा दिया था, थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा आया था, तो राइट नाउ आई जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब कहीं लोगों को ये डाउट होगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, देखिए हम लोग जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, कोई चीज लेना और देना, तो एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर हु बाय द गुड्स, यानी जो गुड्स खरीदता है, सेलर हु सोल्ड द गुड्स, जो गुड्स बेच प्राइस, ठीक है? उसे मराठी में क्या कहते हैं थोड़ा सा आइडिया नहीं है, बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितना पॉसिबल होगा थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, पुन्हा सांगा मॅडम, तुमचा आवाज कट झाला होता. ओके, थोड़ा सेलिंग स्लो प्राइस। बताइए मैडम, स्लो मैम बताइए। फास्ट होता है मैम, मैम वो फास्ट होता है. अच्छा अच्छा, मैं ऐसे ऐसे बताती हूँ, ठीक है? स्लो, थोड़ा स्लो कीजिए मैम। हाँ ओके हाँ हाँ, और चलेगा, आप स्लो कीजिए थोड़ा, ओके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके ओके। देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब ऐसा कि जब भी हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं और बेचने जाते हैं, ठीक है, तो अब भी कोई भी ट्रांजेक्शन, हम डेली यूज में कोई चीज लेते हैं और कोई चीज देते हैं, ठीक है? मार्केट में हम सब्जी खरीदने जाते हैं और कोई चीज बेचने के लिए आता है, तो जो बेचने का प्राइस टैग लगा हुआ रहता है कोई भी चीज पर, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है? जो प्राइस टैग लगा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है? यानी खरीदने की कीमत। उसके बाद सेल्स प्राइस होता है, मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं बेचने की कीमत। तो जब भी हमको प्रॉफिट यानी नफा पता करना होता है कि हमको कितना नफा हुआ, यानी कितना मुनाफा हुआ, या कितना यानी कितना हमने बेनिफिट लिया, तो कितना बेनिफिट लिया, उसीलिए हम कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है, बेचने की कीमत में से खरीदने की कीमत को जब आप माइनस कर दोगे तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, उससे हमें क्या होता है प्रॉफिट। ओके, और अगर हम लोगों को प्रॉफिट का परसेंटेज पता करना होता है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज में हम कैसा फाउंड करते हैं, सेलिंग प्राइस यानी बेचने की कीमत में से खरीदने की कीमत को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, और मुनाफा हो जाता है। और अपॉन क्या लिखोगे आप, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने की कीमत, और उसको आप किससे करोगे, 100 से मल्टीपल करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज मालूम हो जाएगा, ठीक है? उससे आपका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम होगा। देखिए मैं अभी हाईलाइट करके बताती हूँ, ये था आपका सेलिंग प्राइस यानी बेचने की कीमत, इससे आपने क्या किया था, बेचा था, बेचने की कीमत। और ये कॉस्ट प्राइस जो होता है उसे हम कहेंगे खरीदने की कीमत, खरीदा था, ठीक है?
अच्छा, अब उसका ये जब बेचा और खरीदा तो हमको क्या होगा, मुनाफा होगा, नफा होगा। तो नफा होगा तो नफा का परसेंटेज कैसा करेंगे, नफा का परसेंटेज करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा नफा अपॉन खरीदने की कीमत, खरीदने की कीमत, और इनटू उसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी बेस्ट एग्जांपल में जरा सा स्क्रीन को लो। जब हम लोग इसको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, चलिए मैं आपको देती हूँ कि मैंने बेचा 120 रुपए में, आप अपने पास लिख ले जरा, आपने बेचा कितने में, 120 रुपए में। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, किसी के माइक अगर ऑन रह गए हो तो, किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर ले। अभी लिख ले, बेचने की जो कीमत है 120 रुपया, ओके, यानी सेलिंग प्राइस हमको क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 120 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए 100 रुपीज। चलिए मुझे बता दें आप लोग, नफा कितना हो गया, 20 रुपीज बेनिफिट। 20 रुपीज बेनिफिट। अच्छा, अब अगर इसका बोलेगा परसेंटेज करके बताओ, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखोगे पहले प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 0.2। कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 100 रुपया, और आपने क्या कर दिया, 100 रुपए से मल्टीपल कर दिया, तो आपका परसेंटेज भी कितना आ गया, 20। मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, जरा होल्ड कर लीजिए। मेरे पास प्लेन स्क्रीन नहीं है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, सॉरी टू से अबाउट दैट। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सिखा दूं। अभी हम क्या करें, प्रॉफिट परसेंटेज निकाले, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हमने लिखा, प्रॉफिट, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, तो प्रॉफिट हमको हो गया था 20 रुपया, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 100, और परसेंटेज के लिए भी हमने लगाया 100, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना बन गया, 20%। इज दिस क्लियर? क्लियर मैडम। यस मैम। मैम वो फार्मूला आपने जो लिया है प्रॉफिट परसेंटेज का, तो उसमें फार्मूला ऊपर तो ऐसा लिखा है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन हाँ, देखिए कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो मैडम ये देखिए, ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज का, आप ये एसपी माइनस सीपी लिखो या फिर आप प्रॉफिट लिखो तो भी चलेगा, समझ गए ना? ओके मैम। ओके, अभी हम आ जाते हैं, थोड़ा लॉस को देख लेते हैं, सेम चीजें करते हैं, आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। लॉस यानी नुकसान हो गया, अरे बाप रे, हम तो नुकसान बियर कैसे करेंगे, तो नुकसान कैसे हो गया, अब आप अज्यूम कर लीजिए कि आपका कॉस्ट प्राइस था 120 रुपीज, और आपने सेलिंग किया उसको 100 रुपीज में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस था 120 रुपीज, सेल किया उसको 100 रुपीज, तो आप मुझे बताए आपको कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, 20 रुपीज मैम। रुपीज है ना? 20 सेम बॉटल आहे हे तिला देते मी. सेम काय करायचं याच्यात ना मैडम प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज पाणी कैसा आहे. निकालेंगे? तो लॉस ते, परसेंटेज, या इथपर्यंत टाकायचं. मैडम प्लीज म्यूट योर माइक। हमें डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, किया, ओके, लॉस परसेंटेज, अभी हम क्या करें, लॉस परसेंटेज पे जा रहे हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, तो आपने कैसा किया, लॉस कितना हुआ आपको 20, कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 120, और आपने क्या लिखा 100, 0 0, ये कट हो गया आपका, 2 5 10, है ना, 2 पंजे 10,
2 6 12, पहले इससे और इसको कट किया, पहले हमने किसको कट किया, 10 और 12 को कट किया, तो 2 के टेबल में 10 और 12 आता है, यस आता है। 2 के टेबल में 10 5 टाइम पे आता है, 2 के टेबल में 12 6 पर आता है। ओके, नाउ अभी 6 और 20 कौन से टेबल में आते, 2 के टेबल में आते, 2 3 6, ओके, 2 1 2 0। अभी क्या करोगे आप, कट करो, 3 1 3, 3 3 9, 1 रिमेनिंग बच गया, पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 9। अभी क्या करोगे, 3.3 इंटू 5, तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, पॉइंट कितने के बाद था, 1 के बाद, तो आपका परसेंटेज कितना आ गया, 16.5। आपका परसेंटेज कितना आ गया, 16.5। इज दिस क्लियर एनीवन, एवरीवन? वापस से बताओ। हेलो, किसी ने रिक्वेस्ट की है कि मैडम व्हाइट बोर्ड यूज करें। सर मेरे यहाँ मैंने आज फैसिलिटी किया था, लेकिन ड्यू टू द हैवी रेन मेरे यहाँ करंट चला गया था, तो करंट जाने की वजह से मैंने अभी इसी पे किया है। तो सॉरी टू से दैट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कर ले। मैं एक बार जो है आपको वापस से बता देती हूँ, लॉस का फॉर्मूला अभी हम कर रहे हैं, एक बार आप छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। ओके, अभी हम करें लॉस का, लॉस, लॉस इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अभी हमने क्या बताया था आपको, 120 रुपीज, कॉस्ट प्राइस बताया था 120 माइनस 100। ओके, तो आपका आंसर आ गया, कितना आया आपका आंसर, 20 रुपीज, आपका आंसर आ गया 20 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज करेंगे। लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ आपको, लॉस हुआ था 20 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस था 120 रुपीज का, इंटू 100। अब देखिए इंटू 100 करने पर ये 0 से ये 0 कट हो गया आपका। ओके, अब भी आप क्या करोगे, 2 5 10, 2 6 12, ओके, नाउ 2 3 6, 2 1 2 0, अभी 3 1 3, 3 3 9, पॉइंट 3 3 9, आपका आ गया 33 सॉरी 3.3 इंटू 5। बाई 3 15 और एक कैरी फॉरवर्ड ले लिया 16.5, तो हमारा आंसर होगा 16.5। ये समझ में आया है आपको, इज दिस क्लियर? हेलो एवरीवन, ओके मैडम। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। देन 1 2 3 4 5 ये हो गया 6 पेज, 1 2 3 4 5 6। अभी आ जाते हैं, ये हमने डेटा टेबल का आंसर देखिए। अभी मैं आपके सामने जो है देखिए अभी स्क्रीन आपको शेयर किया है। सर आई थॉट के सम स्टूडेंट्स हैव अ वॉइस प्रॉब्लम, उनको वॉइस नहीं जा रहा है,
आई थॉट कि कुछ वॉइस प्रॉब्लम नहीं, आ गई आपका है वॉइस जा रहा है, something। मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि डिस्टर्बेंस आते हैं। ओके हम्म 1 2 3 4 5 6 अभी देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक दे दिया है डेटा टेबल, जिसमें दिया है डायरेक्शन। रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिवन अ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए डिमांड मतलब कि आपने कितना, लोग जो है कितना मांग रहे हैं, यानी लोग जो है कितना चाहते हैं चीजों को। डिमांड मतलब जिसका हमने मांग ज्यादा है। डिमांड जिसे हम कहते हैं मांग ज्यादा, डिमांड को हम क्या कहते हैं, मांग। मांग मतलब कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, उसको लोग कितना खरीदना चाहते हैं। सप्लाई यानी हमने कितना बेचा। ऑफ शुगर इन द मिलियन टन, कितने टन में बेच रहे, मिलियन ऑफ टन में। फॉर द पीरियड 2007 to 12, सप्लाई इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर द डिमांड। अभी हमारे पास बता रहा है कि सप्लाई ज्यादा हो रही है डिमांड से भी ज्यादा, सप्लाई ओवर द डिमांड। ठीक है, जितना डिमांड किया है उससे ज्यादा हम क्या करें, सप्लाई करें। तो 2007 में डिमांड हुई थी लोगों की 43.3, लेकिन हमने बेचा था उसको 46.4 तक की। ठीक है, ये प्राइस नहीं है, ये डेटा है। लाइक के हमने, यानी लोगों की डिमांड जो है ना, परसेंटेज वाइज ये बता रहा है कि 43 इतना लोगों ने डिमांड किया था और सप्लाई हुआ था 46.4। उसी तरह 2008 में डिमांड हुआ था 47.2 और सप्लाई हुआ था 47.8। फॉर 2009 में 49.5 हुआ था डिमांड, तो हमने सप्लाई किया था 50.7। उसी तरह 2010 में डिमांड आई थी हमारे पास 53.4 की, हमने उसको सप्लाई किया 54.2 में। उसी तरह 2011 में डिमांड हुई थी 54.5 में, घोडेस्वार हमने सर आता सप्लाई माझे किया मेदोरस कॉलेजच्या बातम्या पाठवा 57.3। लोकमत सर एनीथिंग, the voice is disturbing to in the group now। 2012 में हाँ 62.7 में डिमांड आई थी और सप्लाई हुआ था 63.4 में। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इन द एग्जामिनेशन। अगर आपको टेबल दिया हुआ है तो टेबल पे आपको क्वेश्चन कितने किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला सवाल है, इन हाउ मेनी इयर्स द सप्लाई इन मिलियन टन ऑफ शुगर was, सर किसी को वॉइस नहीं जा रहा है, he is literally trying to messaging over that कि वॉइस नहीं आ रहा है। is everybody hear me? यस मैम यस। okay आप शुरू रहिए, मैंने आप okay सबको ये आवाज आते हैं तो मैंने ये कर दिया म्यूट कर। okay okay no issue no issue। of sugar was more than average supply of 2007 to 2012। अब हमको बताना है 2007 से लेकर 2012 के बीच में शुगर की मोर देन एवरेज सप्लाई। तो जब भी एवरेज करना होता है तो एवरेज का परसेंटेज क्या होता है, तो एवरेज का परसेंटेज होता है। अब हम क्या करेंगे, किस चीज के बारे में पूछा था हमको, सप्लाई के बारे में पूछा था, तो हम 2007 से लेके 2012 तक के सप्लाई के डेटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये कितने साल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6। अब आप लोग अगर उसको प्लस करने जाओगे 46.4 प्लस 47.8 प्लस 50.7 प्लस 54.2 प्लस 57.3 प्लस 63.4। ओके, तो वो आ जाएगा आपका आंसर 319 डिवाइड, देखो 319.8 अपॉन 6। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो आप कट कैसे करोगे, लास्ट में 8 है और ये भी 6 है, तो नेचुरल नंबर्स है, तो आप 2 के टेबल में देख लीजिए। 2 3 6, 2 1 2, बच गया क्या 1, 2 5 10, अब बच गया 19, 2 8 16, 2 9 18, सॉरी 2 9 18, 1 बच गया, 2 9 18,
पॉइंट एक के बाद था, एक के बाद लगा दिया। नाउ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 में क्या लगा दिया पॉइंट, तो आपका आंसर हो गया 53.3। आपका आंसर देखो 53.3 आपको आंसर में यहाँ पे दिया होगा। तो ये कैंसिलेशन आपको आना चाहिए करने के लिए। जब आप डिवाइड करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो आप कैंसिलेशन अगर अच्छे से कर सकते हो तो आप आंसर भी इसीलिए निकाल सकते हो। ओके, तो आप लिख सकते हो कि 53.3 के आपका कितना आंसर था, ये आंसर था। नाउ अभी हम आगे, सेम क्वेश्चन है, द एवरेज सरप्लस इन द मिलियन टन। सरप्लस मतलब ओके, किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि अगेन रिपीट करें, तो अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। टोटल क्या करना है, एवरेज मतलब क्या करना है, ये जो सप्लाई का बॉक्स है इसका क्या करना है, हमको टोटल ले लेना है, टोटल करना है। देखिए टोटल करना है मतलब 46.4 प्लस 47.8 प्लस, देखिए यहाँ पर है 46.4 प्लस 47.8। ओके, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिख जाए। ओके, नाउ अभी हम आगे देखिए, यहाँ पर वो कर रहा है 46.4, उसके बाद 47.8, फिर 50.7, फिर 54.2, 57.3, 63.4। इन सबको अगर आप एडिशन करते हो तो एडिशन करने के बाद आपका आंसर आता है 319.8 डिवाइड बाय 6। हमको क्या करना है, उन्होंने सप्लाई का कॉलम पूछा था। देखिए एवरेज सप्लाई, यहाँ पर उन्होंने सप्लाई का कॉलम पूछा था। किसी ने क्वेश्चन किया कि मैडम डिमांड का कॉलम क्यों नहीं लिए, जब वो एवरेज सप्लाई का पूछ रहा है इसीलिए हमने एवरेज सप्लाई का निकाल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे है 319.8 डिवाइड बाय 6, तो 319.8 डिवाइड बाय 6। तो आप क्या करोगे, देखिए लास्ट डिजिट हमेशा जब भी डिवाइड करना हो तो लास्ट डिजिट पहले चेक कर ले और डिनोमिनेटर के साथ वो इवन नंबर में आ रही है कि ऑड नंबर्स में आ रही है। तो ये दोनों भी इवन नंबर में आते हैं और दोनों भी 2 के टेबल से डिडक्ट होते हैं। तो 2 तिया 6, मैं अभी थोड़ा उर्दू में पढ़ लेती हूँ। 2 तिया 6, अभी 2 के टेबल में 2 1 का 2 बच गया 11, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 ऐसे समथिंग बोलोगे आप। 2 9 जा 18, ओके, फिर आ गया 1, तो 2 9 जा 18। अब देखो 9 और 8 के बीच में पॉइंट आया तो मैंने पॉइंट डाल दिया। अब आ गया 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 डॉट 3 3 जा 9। तो आपका आंसर हो गया 53.3। इज दिस क्लियर? ओके, ना तो आपका आंसर आपको मिल चुका है, आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते कि अब ये पूछ रहा है द एवरेज सरप्लस इन द मिलियन टन ऑफ अ शुगर ऑफ द पीरियड 2008 to 12। ठीक है, अब 8 to 12 के बीच में, 2008 से 12 के बीच में, उसने 2007 को छोड़ दिया। अब हमने पहले 2007 से लिया था ना, अब वो 2008 से 12 के बीच में किसके बारे में पूछ रहा है, एवरेज सरप्लस के बारे में। तो एवरेज सरप्लस हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोगों को एवरेज मतलब सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए मैं एक काम करती हूँ, आपको थोड़ा सा मेरे पेपर वर्क पे बता देती हूँ ताकि जिनको भी मतलब पेजेस पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो इजी हो जाए। तो हम सब में पहले क्या करेंगे, मैं कॉलम मेरे पास ले लेती हूँ ताकि आपके पास भी कॉलम आपका रहे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। जो स्टूडेंट्स है वो पहले खुद से ट्राई कर ले, जो कर सकते हैं। मैं 2008, 2009, 2010, 2011 उसका आंसर था 43.3, 47.2, 49.5, 50, एक सेकेंड, 2008 का था 47.2,
2009 का था 49.5, 2010 का था 53.4, 2011 का था 54.5, 2012 का था 62.7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया डिमांड। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई। सप्लाई में आ जाएगा 47.8, 50.7, 54.2, 57.3, 63.4। ओके, तो अब हमको क्या करना है, उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़े कि वो क्या बोल रहा है। द एवरेज सरप्लस ऑफ द शुगर ऑफ द पीरियड 2008 एंड 9। उसने ये नहीं बोला कि हमको डिमांड का ये बताओ, उसने ये भी नहीं कहा कि हमको सप्लाई का बता, उसने कहा एवरेज बताओ, किसके बीच में, डिमांड और सप्लाई के बीच का। तो हम क्या करेंगे, जब सप्लाई में से पहले डिमांड को माइनस करेंगे, तो पहले हम लेंगे 47.8 में से 47.2, जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। फिर है हमारा 50.7 में से 49.5 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2। निकालने में दिक्कत हो रही है या कोई इजीली निकाल सकता है? अगर दिक्कत हो रही है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दे देती हूँ। जैसा था अभी, कलर में है ना, थोड़ा रेड कलर ले लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। अभी यहाँ था 50.7, ओके, उसमें से उससे कहा है आपको 49.5 माइनस करने के लिए। तो 7 में से 5 गया तो 2, 5 का 4, 10 में से 9 निकाल दे तो 1, तो ये आपका आंसर आ गया 1.2। इसी तरह से आपको निचले वाले आइटम का भी करना है। 54.2 में से 53.4 आप माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.8। उसी तरह 54.5 में से आप 57.3 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.8। उसी तरह 63.4 में से आप 62.7 निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7। ओके, तो जब ये आंसर्स आपके आ जाएंगे तब आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है मतलब 0.6 प्लस 1.2 प्लस 0.8 प्लस 2.8 प्लस 0.7 अपॉन 1, अपॉन मतलब उसके नीचे 1 2 3 4 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, एडिशन का देखेंगे, टोटल कितना आता है, 8 और 2 10, 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 का शून्य आएगा आपका 3, 3 4 5 6, तो आपका आ गया 6.0। ओके, आंसर आ जाएगा आपका 6.0 अपॉन 5। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1. आपका आंसर आ जाएगा 1.22। मिल गया आपका आंसर। व्हाट इट एवरीवन? देखिए आपको यहाँ पर पूछा था उसने 1.22, देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी को डाउट है? इजी टू अंडरस्टैंड? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। अभी दीजिए, थर्ड क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक ग्राफ के ऊपर हमेशा आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द सरप्लस ऑफ अ शुगर वाज लोएस्ट ऑफ द ईयर। सरप्लस, सरप्लस यानी आपको जो मुनाफा हुआ था वो कौन से ईयर में कम था, 2009 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में। ठीक है, तो परसेंटेज द क्लियर, एक मिनट, हाँ, देखिए आपका जो सरप्लस जो था वो आपको कैसे पता चलेगा, सरप्लस यानी मुनाफा जो था, ठीक है, डिमांड इतनी मुनाफा इतना, तो कौन से ईयर में आपका, जब आपने कैलकुलेट किए थे तो कौन से ईयर में आपका जो है वो बचा, पूछ रहा है आपसे, सरप्लस ऑफ अ शुगर वाज लोएस्ट ऑफ द ईयर, तो आपका आ जाएगा 2008, लोएस्ट ऑफ द ईयर। देखिए आपने ये जो सरप्लस शुगर का कैलकुलेट किया था ना, डिफरेंट निकाल कर, मैं आपको स्क्रीन में बताती हूँ,
ये देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ही आपने उसको सोल्यूशन किया है, तो आपको सोल्यूशन का मिल गया। देखिए आपने जो कंपैरिजन किया था ना, सप्लाई में से डिमांड माइनस किया था, तो 2008 से लेके 2012 में आप चेक कीजिए कौन से ये का सब में कम है, तो 2008 का सब में कम है, तो इसीलिए आपका थर्ड आंसर आ गया 2008। इज दिस क्लियर? यस। नाउ अभी हम इरेजर कर लेंगे। Okay. Now, fourth question: the percentage increase in the demand of a sugar was the lowest compared to the previous year. Okay, lowest compared to the previous year. तो कौन से ईयर में कंपैरिजन में कम ज्यादा हुआ था? तो देखिए 2011 बता रहा है, एक कंपेयर में बिटवीन द ईयर के बीच में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट किस में आया था? 11 और 12 के बीच में हुआ था, तो इसीलिए आंसर क्या लिया उसने? 11। गॉट इट एवरीवन? नाउ कैसे 11 हुआ था अभी हम इसको चेक करके बता देते। देखिए उसने 2008 में जो है उसका परसेंटेज का कैलकुलेशन दे दिया है। आपने कैलकुलेशन किया था ना 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। मैं आपको सिखा रही हूँ, आप उसका टेंशन ना ले। देखिए जब आपको ये जो दिया रहता है ना, तो जो हैवीएस्ट अमाउंट है, जिस तरह हमने अभी आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, तो हम वैसे ही लगा रहे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 100। तो डिमांड आपका हो गया कॉस्ट प्राइस और सप्लाई आपका हो गया सेलिंग प्राइस अपॉन 100। तो आपको इसमें मुनाफा पूछा, सरप्लस मतलब क्या पूछा उसने? इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ शुगर कंपेयरिंग विथ द प्रीवियस ईयर। तो आपका पहले का आंसर आ रहा है कितना है? 9%। चलिए उसी तरह 2009, 2010, 2011 का आप चेक करेंगे, तो आपका देखिए 2009 में परसेंटेज आ रहा है 5%, 2010 में आ रहा है 8%, 2011 में आ रहा है 2%। तो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इंक्रीज सब में ज्यादा किस में हुआ था? 2008 में। तो इसके लिए आपका जवाब क्या आ गया? 2008। ऐसे समझ में आ गया? अच्छा मैं आप -43.3 अपॉन 43.3 इंटू 100 आपको करना है। तो जब आप 47.2 में से देखिए, आप जो है ना, ये देखिए ये जो आप लोगों का डेटा था ना, ये देखिए 47.2 कहाँ गया हमारा? पहला 47.2 उसने हमको 2008 से बोला है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट प्राइस 47.2 और टोटल जो होता है ना 40। देखो पहले ईयर से कंपेयर, उसने बोला था दूसरे ईयर का पहले ईयर से कंपेयर करें, तो 2008 को हम कंपेयर कर रहे हैं 2007 से। ये देखिए 2008 को कंपेयर कर रहे हैं 2007 से, प्रीवियस ईयर उसने बोला है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, परसेंटेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अ शुगर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। वो सिर्फ डिमांड का कॉलम लेकर किस पे जाने बोल रहा है आपको? प्रीवियस ईयर पे। अभी देखिए मैं आपको सिखा रही हूँ, 2008 में अमाउंट था 47.2 और 2007 में अमाउंट था कितना? 43.3। तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने के लिए आपने क्या लिखा? पहले 47.2 माइनस 43.3, तो हाईएस्ट अमाउंट क्या आता है? नीचे आता है 43.3 इंटू 100। अभी आप इसको लिखोगी कैसे, मैं बता रही हूँ। आप इसको ऐसा करोगी 47.2 माइनस 43.3 अपॉन 43.3 ओके इंटू 100। तो पहले आप 47.2 में से 43.3 निकाल दे, 47.2 में से 43.3, तो 7 का हो जाएगा 6, 12 में से 3 जाएंगे 9, 6 में से 3 जाएंगे 3। तो आपका इसका सोल्यूशन आता है 3 देखिए मैं आपको बता दूं, इसका सोल्यूशन आपका आता था 3.9 अपॉन 43.3 इंटू क्या करने बोला था वो हमको? 100। इससे क्या करना है? 100। जब आप इसको डिवाइड करोगी तब आपका आंसर आ जाता है, एक सेकेंड,
जब आप इसको डिवाइड करते, देखिए यही चीज हमने यहाँ पर की है। जब इसको आप 100% से करने जाते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है 9%। ठीक है, अब आप उसको करने जाओ 3 पॉइंट कितना था 3.9 43.3 इंटू 100। अब देखिए 3 9 39 4 3 3 एक जीरो मैंने नीचे बढ़ा दिया, एक जीरो ऊपर, इंटू 100 0 0। एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये आपने किया 30, ये आप पे आ गया। एक सेकंड मैं पहले इरेज कर लेते, रुकिए मैं आपको नोटबुक के जरिए बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ और आपको नोटबुक बताती हूँ। ओके ओके मैम। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। जब भी ऐसे सम रहते हैं ना, तब आपको क्या करना रहता है, परसेंटेज का क्रिएशन करना रहता है। तो उसको किस तरह से करते हैं, आई जस्ट प्रोवाइड यू द डिटेल। आपका आंसर होता है 3.9 इंटू 100 डिवाइड बाय 43.3 3.9 into 100 divide by 433। मैं आपको मेरे नोटबुक वगैरह से डेटा दे देती हूँ। ठीक है, मैंने मेरे नोटबुक पे कैलकुलेशन डाटा किया हुआ है, तो वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो ये आपको परसेंटेज का डेटा जो है किस तरह से क्रिएट करना है वो इजीली समझ आ जाएगा। ओके, सेम वैसे ही 2008 का साक्षी जी और दूसरे जो एक मैडम है जिनको ये चीज नहीं समझी है, ये चीज का जो मैंने है पूरा अपने नोटबुक में सोल्यूशन किया हुआ है। एक्चुअली अगर मैं सोल्यूशन अभी आपको दिखाने जाती हूँ तो वो जो है पेजेस की वजह से मेरा स्क्रोलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए मैं इसका डेटा जो है आपको मेरे पास रिटन वर्क में वीडियो क्लिप के साथ रेडी है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, और नॉट ओनली फॉर द साक्षी जी, मैं दूसरे भी जो है विद्या जी, उनके लिए भी मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ। ओके एवरीवन, विपुल जी, ये जो परसेंटेज इंक्रीज इन द डिमांड का जो फॉर्मूला का सोल्यूशन है हमने नोटबुक में सॉल्व कर लिया है, उसकी वीडियो क्लिपिंग एंड ऑडियो क्लिपिंग के साथ डाटा हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं ताकि आप जो पेपर वर्क के जैसा है वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया है एग्जाम्पल नंबर 5 to 7। फॉलोइंग टेबल शोन इन द नंबर ऑफ अ पीपल। मैम बट वो इजीली डिवाइड करके कैलकुलेट कैसे करना है? साक्षी जी मैंने किया है, आप वीडियो एक बार चेक कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। साक्षी जी आप पहले मेरी बात सुनिए, आपको वीडियो क्लिप में सेंड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ डेट कि मैं अभी राइट नाउ वीडियो क्लिप आपको ओपन करके दिखाऊंगी तो मेरा वॉइस नहीं आएगा वीडियो में, क्योंकि हम मीटिंग में ऐड है तो मीटिंग में वीडियो आपको समझ नहीं आ पाएगी, इसीलिए मैं आपको वीडियो जो है सेंड कर देती हूँ ग्रुप पे, तो आपको इजीली समझ जाएगा। ओके, नाउ direction, the following table shown the number of people in the different age group who responded to survey about their favorite style of music, use the information, answer the question। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेटा दिया गया, सेम वैसे ही आपको ये जो है कंप्लीट करना है। लाइक कैसा है, ईयर 15 से 20 साल के लोग, फिर है 21 से 30 साल के लोग, फिर क्या है 31 से ज्यादा के लोग। ठीक है, तो 31 से ज्यादा के लोग आपको दिया हुआ है। अब सवाल आपको कर रहा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पीपल वेर एज 21 से 30। अप्रोक्सीमेटली 21 से 30 साल के कितने लोग थे, तो आप क्या करोगे, आप अपने पहले क्या करोगे उसका टोटल करते जाओगे। पहले आप क्या करोगे सोल्यूशन के लिए, देखो approximately what percentage of the total people were aged 21 to 30। ओके, लेकिन उसने सॉल्यूशन के लिए पहला क्वेश्चन दिया है 21 to 30, बट यहाँ पे देखिए ये कर रहा है टोटल सैंपल ऑफ 15 to 20 का ले रहा है।
दिस इज नॉट फेयर। ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 21 to 30 नहीं आएगा, आप उसको क्वेश्चन में लिखेंगे 15 to 20। यहाँ जो आप एज ग्रुप दिया है ना, वो आप लिखोगे 15 to 20। ये जो है ना 15 to 20 कर लीजिए, ठीक है। तो वहां पे आप करिए 6 + 7 + 6 + 1 + 2 + 9 + 2, ठीक है। तो अभी आप टोटल कीजिए 9 10 16 16 और 4 20 27 28 29 30 31 32 33। ओके, तो आपको आंसर में देगा, देखो 30 यहाँ पर आ गया 33। अभी मैं आपको इसके आगे का बता देती हूँ, वेट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। पहला हो गया, फिर उसमें आ गया आपका टोटल सैंपल ऑफ 21 to 33। फिर आपको क्या देना है, सेकेंड वाला डेटा। आप लोगों ने फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट निकाला था? होल्ड कीजिए, मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट निकाल रही हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये देखिए, आप लोग अपने अपने पास स्क्रीनशॉट रख लीजिए प्लीज। चलिए, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पेज। 1 2 3 4 5 6 1 2 7 बना के मैंने, रुको सर। नाउ वो फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हमने किए थे। तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन, एक सेकेंड रुकिए सुषमा जी, मैं आपकी दुविधा को जरा सॉल्व कर लेती हूँ। क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने है। हाँ, अभी आपको इजीली समझ जाएगा।
देखिए 15 से 20 के बीच का जो है, हमको जो डेटा दिया गया है 6761292, तो उनका टोटल हमने किया। अभी हम पहले क्या करेंगे, सब में पहला क्या निकालेंगे, टोटल। सब में पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल। आई थॉट किसी को मेरी ऑडियो नहीं जा रही थी, शायद माइक म्यूट हो गया था। तो राइट नाउ जस्ट चेक इट आउट। अभी आपको मेरे वॉइस क्लियर है? यस हाँ, क्लियर मैम। तो ओके ओके। नाउ फिर इसी तरह हमने 21 से 30 के बीच का डेटा निकाला, तो उनका टोटल कर लिया। उनका टोटल कितना आ जाएगा, उनका टोटल कितना आएगा, उनका टोटल भी कितना आ रहा है, 33। उसके बाद 31 से लेके प्लस का डेटा कितना था, तो वो था 17, 5, 14, 11, 15, 4 और 2। तो इनका हम क्या करेंगे, अभी टोटल करेंगे। तो इनकी टोटल आ रही है हमारे पास 68। इनकी टोटल हमारे पास आ रही है 68। ओके, अब हम क्या करना है, इन सब सैंपल के रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब हमको रिक्वायर्ड किसका था, इसका रिक्वायर्ड था। अब इन तीनों को प्लस करो, 33 प्लस 33 प्लस 68। ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सॉरी 134। ओके, अब आपको क्या करना है, परसेंटेज उसने पूछा है भाई, परसेंटेज। तो परसेंटेज कौन से ईयर का, 1 से लेके 30 के बीच का उसने क्या पूछा था हमको, परसेंटेज पूछा था। 21 से लेके 30 के बीच का परसेंटेज पूछा था। तो हम क्या लिखेंगे, 21 से 30 के बीच का टोटल कितना है, 33 अपॉन 134 इंटू 100। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी डिनोमिनेटर्स में है ना ये चीज रहेगी, तो पहले आप देखो कि कौन से टेबल में जाता है। तो ये आता है 2 5 10, 0, 2 6 12, 1 रिमेनिंग, 2 7 14। ओके, अभी 67 एंड 350। तो जब भी ऐसे सम आ जाते हैं तब आपको क्या करना रहता है, मर्जिंग करके सॉल्व करना रहता है। गॉट इट? अभी यहाँ पर 67 कोई भी टेबल में नहीं डिडक्ट होगा, 33 भी 11 के टेबल में जाता है, देन 350 जाता है। तो आपको क्या करने का रहेगा, इन दोनों को मल्टी करके आपको क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। तो वो आपका लॉन्ग प्रोसीजर है मैम, उसको कैलकुलेशन आपको टेबल वाइज कंप्लीट करके लेना पड़ेगा। गॉट इट? इज दिस क्लियर एवरीवन और नॉट? वरना मुझे भी 67 के टेबल के थ्रू से आपको कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और आई शुड एक्सप्लेन ओवर द ईयर? मैं और आगे सिखाऊं इस बारे में कि आपको समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन कैसे करना है? ओके, गॉट इट? यस, अश्विनी आल्सो गॉट इट, विपुल सर आल्सो गॉट इट, रश्मि मैम आल्सो गॉट इट। सेम ये परसेंटेज के क्वेश्चन जो है ना, देखिए टाइम लिमिट हमारे पास थोड़ा सा ये चीज के लेकर ये है कि आप ये चीज देखिए कि परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसा होता है। जब भी हमको एक ईयर का पूछा तो हम तीनों ईयर का प्लस करके वो वाले को ऊपर रखकर इन तीनों के टोटल को नीचे रख के मल्टीपल से किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका x है, ये y है, ये z है। अगर आपको पूछ रहा है ये ईयर के बारे में तो आप क्या लिखोगे, y अपॉन क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 100। ऐसे करके आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। ना सेकेंड, अभी डेटा के ऊपर जो है सेम ऐसे ही आपको सिर्फ सिंपल से एंड स्वीट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी देखिए इसके बाद ऐसे सारे एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको दूंगी, तो यू कैन इजीली सॉल्व एंड अंडरस्टूड क्लियरली। ओके, नाउ यहाँ पर आपको दिया हुआ है एडजॉइनिंग द फिगर इन द हिस्टोग्राम। मेरे पास स्क्रीन शेयर है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको इजीली बता पाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ,
नाउ अभी देखिए हिस्टोग्राम का आपको क्वेश्चन पूछा गया है. एडजॉइनिंग फिगर द हिस्टोग्राम मार्क ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन ऑफ टोटल मार्क्स 1000. ओके, मिनिमम पास मार्क इन 300. देखिए आपको जो है ना बता रहा है वो कि मैक्सिमम जो है 1000 लोगों टोटल कितना था, 1000 था. मिनिमम पास मार्क लोगों का टोटल कितना था, 300. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मोर देन और इक्वल टू 80% मार्क्स आर. वो पास हिस्टोग्राम का जो फिगर है, ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया है. उसने कहां से कहां तक का पूछा है, 300 और 1000 के बीच में पूछा है. ठीक है, तो 300 और 1000 के बीच में हमारे पास क्या चीज है, देखो यहाँ पर 1000 कहाँ गया, यहाँ पर 1000 आ गया. तो 1000 की वैल्यू किस पे जा रही है, 15 पर जा रही है. आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन है एडजॉइनिंग फिगर इज द हिस्टोग्राम. ये किसकी जॉइनिंग फिगर किसकी है, हिस्टोग्राम की है. ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन ऑफ अ टोटल मार्क्स इज 1000, जिसमें सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा टोटल मार्क्स कितने लेने के थे, 1000 लेने थे. एंड मिनिमम पास मार्क्स इज 300. ठीक है, तो उसमें से मिनिमम लोगों का पासिंग मार्क्स कितना था, 300 था. ठीक है, यानी मैक्सिमम, यानी अभी जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 35. ठीक है, एक एग्जांपल 35 है, तो 35 से कम भी लोगों को मिले होंगे, 35 से ज्यादा भी मिले होंगे, 100 में से 100 भी मिले होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे रहा है रिकॉर्ड 300 से 1000 के बीच का. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मोर देन और इक्वल टू 80%. 80% से ज्यादा, 80% यानी मुझे बता दो 800 से, यानी कितने लोगों को ज्यादा मिला होगा, 80% से ज्यादा लोगों को. ठीक है, तो 80% से ज्यादा कितने लोगों को मिला है, देखो 800 से ज्यादा और 1000 तक भी कितने लोगों को मिला है. पहले 1000 की लाइन आपकी जा रही है 15 पर, देखो 1000 की लाइन आपकी जा रही है 15 पर. ठीक है, उससे कितना बोला, 80% मार्क्स, यानी 1000 से ज्यादा यानी 800. आपको परसेंटेज समझ में आना चाहिए. 80% ऑफ 1000, तो 1000 into 80 अपॉन 100, तो 8 का 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल, यानी 800. यानी लोगों को 800 नंबर और 1000 नंबर के किसको किसको मिले, तो 800 नंबर 15 लोगों, सॉरी 1000 नंबर 15 लोगों को मिले और 800 नंबर किसको मिले हैं, 20 लोगों को मिले हैं. तो 15 और 20, तो आपका आंसर हो गया 35. अब समझा, किसी को डाउट है इसमें, यस, एनी डाउट, ओके मैडम. ओके. नाउ ओके, उसके बाद ओके, सेम वैसे ही हिस्टोग्राम के ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं. तो अभी हम आ जाते हैं हमारे 9th वाले पेज पर. ठीक है, जिसमें हम है ना एक आधा बार ग्राफ को लेकर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड और क्लियर हो जाए. और एक पाई को लेकर कर लेते हैं, ताकि आपको दोनों भी समझ में आ जाए. ओके, तो अभी मैं आपको नया पेज अपलोड करती हूँ. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9. नहीं, ये भी नहीं, ये भी हो गया 9 नहीं, पेज नंबर 10 लेना था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, देखिए बार ग्राफ आपको दिख रहा है, बार ग्राफ. ठीक है, कुछ लोग क्या कर लीजिए, ये जरा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जो लास्ट पैराग्राफ है इसको अपने पास रख लीजिए अपने स्क्रीन पे. ओके, नाउ अब हम देख लेते क्वेश्चन क्या है. पहले मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेती हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1.3. आ वॉच कंपनी, एक घड़ी की कंपनी है, प्रोड्यूस अ 4 डिफरेंट प्रोडक्ट. वो अलग अलग प्रकार की 4 तरह की घड़ियां बेच रही है.
द सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द लैख, उसका जो सेल्स है वो लाखों रुपए में जा रहा है। ड्यूरिंग 2005 एंड 10 आर शोन, during the 2005 and 10 are shown in the following bar diagram। आपको बार डायग्राम के अंदर 2005 से लेकर 10 तक का डेटा मिल गया है। ओके, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी आपको ग्राफ को स्टडी करना है और आंसर देना है। तो देखो 4 अलग अलग प्रकार की क्या थी, वॉच थी। तो पहले जो हमारे पास डेटा है 2005 का जो डेटा है और 2010 का डेटा जो है हमने क्या किया है, लाइन में मार्क किया। 2005 के हिसाब से डाटा कितना मार्क किया है, सिंगल खाली, ठीक। तो उसका परसेंटेज वाइज दिया है कि वृष्ट वॉच जो थी 22.3 लाख में गई, मतलब सेल्स हुआ था 20। और कौन सी वॉच हमारी जो थी दूसरे 2010 में की जो वॉच थी ना वो 28.7 तक गया था डाटा। ओके, फिर टेबल क्लॉक जो थी 9.5 लाख में गई थी 20.3 में, फिर 7.6 में, फिर 3.5 में, फिर वॉल क्लॉक जो थी 30.7 में और 38.6 में। समझे? ओके, नाउ अब हम क्या कर लेते, मैं थोड़ा सा पेज मूव कर लेती हूँ ना, पहले इसको हम हटा लेते हैं इरेजर से। ओके, नाउ अब हमारे पहले क्वेश्चन पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, द सेल्स इन परसेंटेज ऑफ अ wrist watch in 2010 more than the sales of a table clock in the 10 was nearby। कितना डिफरेंट आया था दोनों के बीच में, wrist watch और टेबल वॉच के बीच में 2010 का डाटा। ठीक है, तो 2010 का डाटा पहले हम क्या करेंगे, द सेल्स परसेंटेज ऑफ अ wrist watch 2010 more than the sales of a table clock। पहले किसका, wrist watch का डाटा। तो आप में से मुझे खाली कोई जवाब नहीं देगा, मतलब जो आप लोग चैट कर रहे हो ना, चैट बॉक्स में जाकर आप लिखिए, वो बहुत इजी पड़ता है। बिकॉज माइक ऑन हो जाने की वजह से फिर वॉइस में प्रॉब्लम आती है और टाइम कंज्यूम नहीं हो पाता। चलिए, अब आप मुझे बताएं 2010 में wrist watch का डेटा कितना दिया गया था। 2010 में wrist watch का डेटा आपको दिया गया था 28.7। आपको दिया गया था कितना, 28.7। यहाँ पर आ गया 28.7। नाउ उसके बाद उसने क्या बोला है, 2010 का टेबल क्लॉक का डेटा। टेबल क्लॉक का डेटा, तो टेबल क्लॉक का डाटा कितना था 2010 का, सॉरी 2010 का, 2010 का टेबल क्लॉक का डाटा था 22.3। अब वो क्या पूछ रहा है, उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो सेल्स परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले wrist वॉच में से टेबल वॉच के डेटा को क्या करोगे, माइनस करोगे और टेबल वॉच के डेटा के थ्रू से परसेंटेज निकालोगे। यानी आप लिखोगे 28.7 माइनस 22.3 डिवाइड बाय 22.3। ओके, sales percentage wrist watch 2010 more than the sales table clock in the 10 nearby what। तो इनटू आप क्या करोगे उसको 100, जैसा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, आप लिखोगे 28.7 माइनस 22.3 अपॉन 22.3 और क्या लिखोगे बाजू में, इनटू 100। तो आप पहले 28.7 में से 22.3 आप क्या करो, माइनस कर लो। देखो आपका आंसर, देखो आपका आंसर आपको मिल जाएगा 28.7 में से 22.3 माइनस करें, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया 6, तो 6.4। तो 6.4 अपॉन 22.3 इंटू 100। ओके, अब आप उसका क्या करो, परसेंटेज निकालो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी 64 और नीचे 0। मैं आपको ये ट्रिक जो है ना, मैं आपको बताऊंगी कि इसको सॉल्व इजीली और स्मूथली कैसे करते हैं। 0, ओके, नाउ 6400 अपॉन 223। ओके, 223 डिवाइड बाय, सॉरी 6400 डिवाइड बाय 223। आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो यू गॉट द आंसर 28.69।
किसी किसी स्टूडेंट को टेबल लिखने पर, हाँ करेक्ट 2.28.7 रेखा जी ने कर लिया है। ट्रिक करके बताएंगे मैं, हाँ मैं ट्रिक बता दूंगी आपको, मैंने मेरे पेपर वर्क पे लिखा है। क्वेश्चंस पहले मैं ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको जो भी ट्रिक के हिसाब से है ना, वो मैंने पूरा मेरा वीडियो बनाया हुआ है ये दोनों तीनों कैलकुलेशन के ऊपर, तो वो वीडियो आपको मैं सेंड कर दूंगी। ओके, जिसको भी ये कैंसलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको मैं वीडियो क्लिप सेंड कर दूंगी, तो आप वॉच कर ले कि आप कितने इजीली, या सिर्फ मैं आप अकेले के लिए नहीं, मैं सबके लिए सेंड कर देती हूँ। दोज हु आर रिक्वायर्ड वो डायरेक्टली उस पे देख लेगा। ओके ओके, now the ratio of a sales of a stopwatch in 2010 to the sales of the table clock 2005, the ratio, अब हमको क्या पूछ लिया उसने, रेशियो क्या होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ अ सेल्स ऑफ अ 2010, पहले हम क्या करके किसका पूछा उसने, स्टॉप वॉच का 2010 में, स्टॉप वॉच का 2010 में कितना था, स्टॉप वॉच का 2010 में 3.5 था। ओके, और उसके बाद दूसरा कौन से वॉच के बारे में पूछ रहा है, टेबल क्लॉक का 2005 में, टेबल क्लॉक का 2005 में, याद रखिए कंफ्यूजन नहीं होना है हम लोगों को, टेबल क्लॉक का 2005 में, इसमें 2010 नहीं 2005 पूछा था, ठीक है। तो उनका हमको क्या पूछा उसने, रेशो पूछा है, तो आप क्या लिखोगे 3.5 अपॉन 9.5। ओके, इसका भी मैंने कैलकुलेशन कट कैसे करते हैं वो किया है, वो भी आपको बता दूंगी। देखो आपको जिसको टेबल आता होगा वो इजीली कर सकता है, जिसको टेबल में या पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम आती है ना, तो देखिए जब आपने 3.5 लिखा है ना, तो आपको ऊपर से एक पॉइंट कट करना होगा, तो आप नीचे एक पॉइंट 0 बढ़ा दोगे और नीचे से एक पॉइंट कम करना होगा, यानी 9.5 को 95 करना है, तो आप ऊपर एक 0 लिख दोगे, ऊपर एक 0 मतलब 3.5 के पास 0 लिख दोगे और नीचे क्या कर दोगे 950, क्योंकि पॉइंट एक के बाद था तो हम एक जीरो क्या करते, बढ़ा लेते और वैसे कैंसिल करते। ये एक ट्रिक है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको सेंड कर दूंगी, तो जिससे आपको आंसर इजीली कैलकुलेट करने में आसानी होगी। या आप पहले सुषमा जी एक मिनट रुकिए, आपके पास क्वेश्चन सामने है ना, मैं बता देती हूँ, होल्ड कीजिए। सुषमा जी आपको मेरी बुक दिख रही है, देखिए बहुत इजी ट्रिक है, इसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको उसने दिया था 3.5 और 9.5, तो ये बीच में पॉइंट दिख रहा है आपको, तो जब ऊपर से एक के बाद पॉइंट है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे 0 बढ़ा देते हैं, और नीचे एक के बाद पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं। अभी आप लोग धीरे से सुनिए मेरी बात, देखिए मैं आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू से भी बता रही हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने वाली हूँ, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि समझ नहीं आया। क्वेश्चन दिया है 3.5 और 9.5, अब इसको कट कैसे करोगे, तो जब जिसको टेबल आता है ना, तो या 5 के टेबल से भी डायरेक्ट कट करो, बाद में पॉइंट लगा दो तो भी चलेगा। इसके लिए ट्रिक ऐसी होती है, ये जो पॉइंट है एक के बाद है, एक नंबर के बाद जब पॉइंट आता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक 0 नीचे बढ़ा दोगे, यानी आपने यहाँ पे लिखा था 9.5, तो यहाँ पर आपने क्या करा 0 बढ़ा दिया। अब देखो 9 के बाद भी पॉइंट एक के बाद है, कितने के बाद है, एक के बाद है, तो इसका 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 350, पॉइंट हट गया, गॉट इट, पॉइंट हट गया। या इससे भी इजी और ट्रिक आप ऐसा कर लीजिए, 3.5 9.5 पॉइंट एक के बाद है, तो इंटू 10, तो ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा आपका 950, गॉट इट, ऐसे भी कर सकते हैं आप इजीली। नाउ 0 0, ओके, अभी यहाँ पे 5 7 35, 5 1 5, 5 9 45, तो आपका आंसर आ गया 7:90, ये होती है ट्रिक, ठीक है, क्लियर है। ओके, साक्षी जी का ओके, विपुल जी का भी ओके, तो नो डाउट, चलिए हम थोड़ा सा और आगे आते, प्रियंका जी भी ओके हैं, ज्योतिषना, हाँ ज्योत्सना जी को भी ओके। ओके, ये सारे इसमें के मेरे पास वीडियो क्लिप्स बने हुए, आपको जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे रिलेटेड जो भी है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, तो नो डाउट कि आपको इसके लिए कोई चीज का प्रॉब्लम होगा। ओके,
ना उसके बाद मुझे जो एक्सप्लेन करना था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था पाई चार्ट। ठीक है, हमारे पास पाई चार्ट को हमको एक्सप्लेन करना है। देखिए पाई चार्ट के लिए भी मुझे अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा आपके लिए। ओके, नाउ पाई चार्ट का कैमरा ऑन कर देते, हटा देते, इस सब चीज से हटा दूं मैं। ओके, अभी आपको मेरा पेज भी क्लियर होगा। देखिए पाई चार्ट एक मैं बना देती हूँ यहाँ पर आपके लिए, और पहले मैं आपको है ना ये दे देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाले। दोज हु हैव रिक्वायरमेंट प्लीज स्क्रीनशॉट निकाले। गॉट इट एवरीवन, निकाल लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? may I got a reply yes or no from the chat box? Very good, thank you so much। ये हो गए आपके स्क्रीनशॉट। अब देखिए पाई चार्ट है, इसमें आपको दिया हुआ है हिंदी के लिए 8%, उसके बाद इंग्लिश के लिए 27%, बायोलॉजी के लिए दे दिया है आपको 12%, फिजिक्स के लिए आपको दे दिया है 17% फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको दे दिया है 23% और मैथमेटिक्स के लिए दे दिया आपको 13%। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चार्ट जो है इसका टोटल अगर आप करने जाओगे तो उसका कितना होता है 360 डिग्री। टोटल कितना होता है 360 डिग्री। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि 360 डिग्री होता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, इसको सिखाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 1800 नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास है। If 2/9 of the teacher who teach of physics, okay, 2/9 of teachers who teach of physics are female, then the number of female physics teacher where is approximately what percentage of the total number of a teacher। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है प्लीज। Is this clear? Okay. Now, physics are the female teachers. The number of a male physics teacher is approximately what percentage is the total number of the teachers who teach chemistry। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीचर्स फिजिक्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 17। देखिए आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ टीचर्स फिजिक्स के लिए हमारे पास कितने हैं 17 है। तो पहले हम क्या करेंगे 1800 टोटल इंटू 17 अपॉन 100। जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको दिया था वो सेकेंड फॉर्मूले का इसमें यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर 0 0 18 इंटू 17, तो 18 इंटू 17 हमारा आ गया 306। ओके, नाउ फीमेल टीचर इन द फिजिक्स 306, उसने क्या बोला है अभी हमारे पास नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स कितने मिल गए हमको। देखो 1800 जो थे ना पूरे सर्कल के सारे टीचर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमारे पास कितने टीचर्स थे 1800 टीचर्स थे। तब हमको परसेंटेज में दिया है कि 17% टीचर फिजिक्स के लिए, 12% टीचर बायोलॉजी के लिए है, 27 इंग्लिश के लिए। तो पहले हम लोगों को जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है ना हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, हम सारे लोगों का टीचर्स का डेटा नहीं निकालेंगे। हमको पूछा था फिजिक्स के लिए 17% टीचर है, यानी 1800 में से 17% कितना, तो 1800 का 17% हमने निकाल लिया। हमारे पास फिजिक्स के लिए 306 टीचर हैं। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, इफ 2/9 ऑफ अ टीचर हु टीच अ फिजिक्स आर फीमेल, जो टीचर्स का 306 का डाटा दिया गया है उसमें से 2/9 यानी 2/9 टीचर्स जो है वो कौन है हमारे पास फिजिक्स के टीचर कितने 306। तो हम पता लगाएंगे 2/9 मीन्स व्हाट, तो यहाँ पर 9 और 6 है तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 0, 3 2 जा 6। ओके, नाउ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, अब हमारा आ गया 34 इंटू 2, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो हमारे पास फीमेल टीचर्स कितने मिल गए 68। गॉट इट एवरीवन?
अब उसने आगे भी क्वेश्चन पूछा है, उसने यही चीज ऑफ नहीं किया, उसने आगे आपको क्या पूछा है, द नंबर ऑफ अ मेल फिजिक्स टीचर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टीचिंग टोटल केमिस्ट्री हु टीचर केमिस्ट्री। पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ अ मेल, ये कितने थे, फीमेल थे। देखो टोटल फिजिक्स के लिए टीचर इक्वल टू मेल, सॉरी फीमेल माइनस मेल कर लेंगे। तो टोटल कितने थे हमारे पास, 306 थे, फीमेल हो गए 68। अब हम मेल का डाटा निकाल लेंगे। तो 306 में से हम क्या करेंगे, 68 को माइनस करेंगे, इसीलिए बोलते चॉकलेट नहीं खाओ। 306 68, ओके, 3 का 2, 10 में से 9, 18, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 238। तो मेल टीचर हमारे पास कितने हो गए, 238। गॉट इट एवरीवन? फिजिक्स के लिए मेल टीचर्स कितने हो गए, 238 हो गए। अच्छा, अब वो बता रहा है और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स केमिस्ट्री। अब हमको बताओ कि नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स केमिस्ट्री। ये हमारा फिजिक्स का खत्म हो गया, तो अभी केमिस्ट्री पे आ जाओ। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने थे बच्चा, 1800। उसमें से केमिस्ट्री के लिए कितना बता रहा है परसेंटेज, 23। तो आप क्या लोगे, 23/100। कैलकुलेट करें, 0 0 0 0। तो आंसर आ जाएगा 18 इंटू 23 इज इक्वल टू व्हाट। तो 18 इंटू 23 जब आप मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 414। यस जोशना जी, समझे? अब रिक्वायर्ड परसेंटेज हमको क्या बोल रहा है, अब हम लोग को रिक्वायर्ड परसेंटेज, इन दोनों का रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, तो हमको क्या करना है, 238/404 इंटू 100%। जब आप इसको कैलकुलेशन करने जाओगे, ये कैलकुलेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है जो आपको सेंड कर दी जाएगी। सो यू कैन गॉट द आंसर 57%। इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी गुड रेखा जी। नाउ यही आपके क्वेश्चंस थे, यही आपका वर्क था। नाउ अभी एक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर है, दूसरा क्वेश्चन है, एक देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर टीचिंग केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। ऐसे नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर टीचिंग केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। यानी इनका परसेंटेज के हिसाब से पहले टीचर्स का अलग अलग डाटा कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम बताएंगे कि कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है। तो देखो पहले हमको परसेंटेज के हिसाब से कितना दे दिया है, केमिस्ट्री के लिए कितना परसेंट टीचर है, 23। उसके बाद हम